Yes, yes. So dilute. Okay, I'll tell you. Anything else? Sir, I'm having one Sir, problem. सर वो Sir, precipitate और और वो stability भी बता समझ में देना, नहीं आया कलर क्या चेंज इन कलर, Change in color. कलर भी बता देना। Okay. यस सर सर और precipitate हाँ सर जब सर मैं एक डाउट, मुझे एक हाँ, डाउट you can ask. Yes, yes, yes. formation of सर, सर precipitate एक्सोथर्मिक और सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस से जो रिएक्शन होते हैं, तो सर उसमें तो लास्ट में फिर से देखना पड़ता है कि उसमें कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो तो देखना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वरना तो पता नहीं चलेगा कि ये एक केमिकल रिएक्शन ही हुआ है कि नहीं, क्योंकि सर मिक्सचर भी तो कलर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ही होता है। नहीं, अगर एनर्जी चेंज हुआ है तो इट्स मीन कि आपका प्रोडक्ट का जो अभी एनर्जी कुछ है, वो कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो चुका है। मान लो कि अगर एनर्जी उसको दी गई है तो वो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो चुकी है। अब एनर्जी चेंज का मतलब ये होता है प्रोडक्ट जब बना है तो उसके पास कुछ एनर्जी एज इट इज मेंटेन्ड है। ये मतलब नहीं कि आपने रिएक्शन करवाने के लिए कुछ एनर्जी बढ़ाई और बाद में आपने एनर्जी को घटा दिया या फिर एनर्जी निकल गई और रिलीज हो गई और फिर वो एज इट इज प्रोडक्ट प्लांट हो गया, तो वो एक अलग चीज होती है बेटा। और अगर फाइंड हुआ है कोई प्रोडक्ट और उसके अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड हुई है तो वो एक अलग कंडीशन है। तो स्टोर्ड होना होता है जहां पर एनर्जी चेंज होती है ना, वहां पर एनर्जी स्टोर होती है कुछ ना कुछ, या फिर एनर्जी रिलीज होने का मतलब पहले स्टोर्ड थी और वो रिलीज हुई है, राइट? नहीं सर जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं तो ऐसे या कुछ फिजिकल प्रोसेसेस में भी हम हीट एनर्जी देते हैं या तो एनर्जी इवॉल्व तो नहीं होती, देना ही पड़ता है ज्यादातर में, तो सर तब तो पता कैसे चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, इसलिए सर। नहीं तो चेंज किसमें ऐसा होता है यार, जो मिक्सचर वगैरह में तो मिक्सचर तो अलग ही चीज हो गई, लेकिन जब रिएक्शन में एक तो प्रोडक्ट भी बना है, तो आपको पहले यही पता होना चाहिए प्रोडक्ट बना है उसमें, और प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट चेंज भी हुआ है, तो वहां पर हीट चेंज अगर हुआ है और प्रोडक्ट भी बना है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ स्टेबिलिटी है। मैंने जो काजेस बताए हैं उसका मतलब ये है कि रिएक्शन से अगर कोई रिएक्टेंट जाकर के प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें प्रोडक्ट में कुछ स्टेबिलिटी है। लाइक प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि वो रिवर्ट जा रही है रिएक्शन, ऐसा नहीं कि वो तुरंत कुछ टाइम के लिए बना है, वो एक अच्छे तरीके से उसने रिएक्शन करी है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। सर अगर हम मतलब हीट दे रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में भी वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे वो केमिकल रिएक्शन है, मतलब टेम्परेचर कम आने के तो बाद। यार कोई और रीजन होगा ना रिएक्शन का, अब जरूरी नहीं कि आप हीट चेंज ही करवा रहे हो, हीट चेंज एक कॉज है लेकिन कोई और भी रीजन तो हो सकता है। मान लो प्रेसिपिटेट बिना हीट के बन रहा है, तो अगर नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही है तो फिर हीट देने की जरूरत क्या है? वैसी भी तो रिएक्शन होती है जो नॉर्मल कंडीशन में होती है, तो हीट हर जगह तो ही ना होगी। जहां पे हो रही है वहां पे हम काउंट कर रहे हैं। अब काउंट कर रहे हैं तो वहां पे हीट चेंज का मतलब ये, बस इतना बोला मैंने कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वो हीट चेंज की वजह से हो रही है, मतलब हीट चेंज हो रहा है कहीं पे, तो समझ जाओ अगर प्रोडक्ट बना है और हीट चेंज भी हुआ है, मतलब अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास मिला है उसमें या तो कुछ एनर्जी स्टोर हुई है या तो फिर कुछ एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी बाहर की तरफ गई है। इसका मतलब कि अभी उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट हो चुका है, मतलब जो रिएक्शन एरो है या जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था या फिर जो भी प्रोडक्ट से रिएक्शन के बीच का बैरियर है वो क्रिएट हो चुका है। मतलब कि अगर उसको उतनी कंडीशन में आनी है तो प्रॉपर तरीके से फिर से उतनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा या तो उतनी एनर्जी को लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो एक बैरियर क्रिएट होकर के अभी रिएक्शन उसने दे दिए। और रिएक्शन वही तो होती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले जाए, राइट? यस सर, मतलब सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि मतलब जब एनर्जी के वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम समझेंगे कैसे कि वो मतलब वो केमिकल रिएक्शन ही हुआ है वो। सर यही बस पूछ रहा था, क्योंकि सर कभी कभार समझ में नहीं आता ना सर। समझ में आया? सर मतलब कभी कभार समझ में नहीं आता कि केमिकल रिएक्शन ही हुआ है हीट एब्जॉर्प्शन के वजह से। अरे यार वो तो होता है ना सर प्रैक्टिकली ऐसा? बताया जाता है, वो तो पढ़ने का तरीका है, हम जानते हैं उसको प्रैक्टिकल करके। अब देख के तो हम वैसे भी नहीं बता सकते कि किसमें हीट हुई है, किसमें चेंज हुआ है, किसमें रिएक्शन नहीं हुई है। वो प्रॉपर तरीके से इसको याद करना ही पड़ता है। रिएक्शन को चार्ज है जो होती है, आपको इतना प्रॉपर तरीके से पता नहीं हो पाएगा कि इस रिएक्शन को होगी ही होगी, रिएक्शन नहीं होगी, इतना प्रैक्टिकल वे में जाके विजुअलाइज कर पाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत याद करना भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें, जैसे मान लो हीट चेंज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी चीज के लिए कि हाँ अगर वो प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा होगा। तो बस वो एक तरीके से पढ़ने का तरीका है, एक तरीके से जानने का तरीका है, और रीजन पता होना चाहिए, ये होती है हमारी नॉलेज। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली बार बार इसको चेक नहीं कर सकते यार, क्योंकि फिर बार बार हम लैब में नहीं जाएंगे, हमें कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी ना।
यस सर, हाँ ठीक, सही है सर, ठीक है। यस अब सर। मान लो हाइड्रोजन डाइ- ऑक्सीजन ब्रेक करता है यार, तो वाटर ब्रेक करके अब वो बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज याद भी होती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएगा जब हम ब्रेक करेंगे वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करवा के, तो वो चीज हमें इलेक्ट्रोलिसिस याद है, वैसा नहीं कि हम उसको हर दिन प्रैक्टिकल करके चेक करने लग जाएंगे। तो दो चार चीजें तो पता होनी ही चाहिए ऑब्वियसली रिएक्शन के लिए। बस हाँ, रीजन पता चल गया कि हाँ इलेक्ट्रोलिसिस करने की जरूरत पड़ी क्योंकि इतना आसान नहीं था वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज कर पाना। यही मैं बता रहा था आपको कि इतना इजी नहीं होता बैक साइड आना। हाँ बेटा, अभी किसी ने डाइल्यूट और पूछा था, वेट करो मैं एक करके बता देता हूँ सारे। सर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ सारे बता दूंगा, सो जस्ट वेट। सर एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उनमें भी तो हीट यूज होती है ना, थोड़ी बहुत हो सकती है ना, मतलब कि मतलब ओवरऑल जो हीट होगी आपकी, हाँ हो सकती है, लेकिन Yes. जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट होगा उसके पास जो Yes. हीट होगी वो कम होगी। वो ज्यादा हो प्रोड्यूस करेगी हाँ वो जितनी रिड्यूस कर, यूटिलाइज मतलब हीट निकल चुकी होगी उससे, यस तो heat आप ओके। निकाल रहे होगे। यस। सो अभी किसी ने पूछा था कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट का मतलब बता देता हूँ। देखो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, अगर हिंदी किसी को आती है तो उत्तर तो पता ही होगा कि गाढ़ापन, और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला होना। अब मान लो आपने कोई ये देखो, मान लो आपने कोई ग्लास लिया, ठीक है, अब यहां पर आपने अगर 1 चम्मच शुगर डाली है, ठीक है, मान लो 1 चम्मच आपने शुगर डाली और इसको डिसॉल्व कर दिया, तो ये मिक्सचर बन गया और अभी आपके पास एक मिक्सचर आपको फाइंड हो सर ये चुका है। लिक्विड फॉर्म में क्या है ये? मान लो वाटर है बेटा, लिक्विड कुछ भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, आपने इसमें डाला शुगर और शुगर इसमें डिसॉल्व हुआ है 1 चम्मच। अब यहाँ पर आपने फिर एक अलग उतना ही वाटर लिया और इसमें आपने 7-8 चम्मच या 10 चम्मच डाल दिया, 10 स्पून ऑफ डाल दिया आपने शुगर, ठीक है। तो फिर से जब 10 स्पून शुगर डाला तो फिर से इसमें एक मिक्सचर बन गया। अभी तक मान लो ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि अभी भी डिसॉल्व हो रहा है, आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो वाटर प्लस शुगर अभी भी डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी इसके पास गाढ़ापन है और यहाँ पर ये पतला होता है। यार चाशनी वगैरह घर किसी ने बनाई होगी घर में, एटलीस्ट गुलाब जामुन वगैरह बनाते टाइम, इतना तो पता होगा ना किसी सबको भी। यस सर। यस सर। तो जब ये पतला सोल्यूशन बने, यानी कि पतला मिक्सचर बने, तो अगर वो लाइटली पतला है या कम, जो आपकी चाशनी बनेगी अगर वो फीकी है यानी कि मीठापन कम आ रहा है, तो वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर वो कंसंट्रेशन के साथ आएगा, मतलब अगर गाढ़ापन होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब पतला होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ापन होता है। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा यूज डाइल्यूट वगैरह का एसिड के साथ सोल्यूशन में किया था। जैसे कि मान लो अब आपको बोल दिया डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का मतलब है, मान लो डाइल्यूट HCl एसिड लिया गया, कहीं पे अगर डाइल्यूट यूज किया गया है और उसके साथ HCl लिखा गया है, इसका मतलब है कि आप, और बगल में लिखा गया है कंसंट्रेटेड HCl, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वाटर परसेंटेज है, मान लो आपने HCl और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया है। आपको बता दूं, अगर HCl और वाटर सोल्यूशन बनाएंगे तो एक ये एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। आपको मैंने एक्वा सोल्यूशन के बारे में शायद लास्ट क्लास में बताया भी था, तो एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब होता है अगर ये डाइल्यूट है, मतलब एक्वा सोल्यूशन में वाटर परसेंटेज काफी ज्यादा है, मतलब वाटर जो H2 है वो काफी ज्यादा है और HCl की वैल्यू कम है, मतलब HCl की परसेंटेज कम है। मान लो कि ये 90 ml है तो ये 10 ml है, ऐसे मानो। मान लो एक कंसिडरेशन लेके चल रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का होना एक रिलेटिव चीज है, कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है वो। अब अगर कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब मान लो 50% इसमें HCl है, यानी कि 50 ml अगर HCl है तो 50 ml वाटर, मतलब कि अभी यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, HCl का जो भी वैल्यू है HCl के परसेंटेज की वो ज्यादा है, तो ये कंसंट्रेटेड हो गया। जरूरी नहीं है कि गाढ़ापन का मतलब होता है कि उसमें आप डालो उंगली तो उंगली ना जाए, वो गाढ़ा लगे। जरूरी होने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा मतलब इस चीज से है कि जो आपने सल्यूट मिलाया है उसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर सल्यूट की तरह से वर्क कौन कर रहा है? HCl। हो सकता है सल्यूट ही पतला हो तो ओवरऑल सोल्यूशन आपका पतला ही बनेगा। अब यार इतना तो पता होगा ना, अगर सल्यूट ही पतला है तो फिर पतला ही सोल्यूशन बनेगा। इसका मतलब गाढ़ापन का मतलब ये ना समझना कि हमेशा उंगली डालो तो उंगली ना जाए, वो गाढ़ापन हो गया। गाढ़ापन का मतलब ये होता है कि ज्यादा सोल्यूट हो और सॉल्वेंट आपका थोड़ा कम हो, मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट से मतलब ज्यादा हो गई, अभी ऑब्वियसली सॉल्वेंट कराएगा, लेकिन सोल्यूट का परसेंटेज अगर ज्यादा हो तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहते हैं, और सोल्यूट का परसेंटेज अगर कम हो तो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। कोई दिक्कत? सर No, एक्वस सर मतलब सॉल्यूशन सॉल्वेंट के सर रिलेटेड। हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे ना। सर ऑब्वियसली एक हम सिंपल डेफिनेशन में और सर कोई भी जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में मिक्स है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं।
नहीं, वाटर में मिक्स्ड है तो उसको एक्वा Water सॉल्यूशन में- बोलते हैं, वाटर के साथ Okay. है तो एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। सर तो कुछ एक बार भी लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट में डिफरेंशिएट बता दीजिए। लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट, अब बेटा लिक्विड स्टेट में आपका जैसे मान लो पेट्रोल है या फिर मिट्टी का तेल है, या फिर अगर वो वाटर के साथ नहीं है तो उसको आप डायरेक्टली बोलोगे कि वो एक लिक्विड है, और एक वाटर के साथ अगर मिक्स्ड है यानी कि उसमें H2O की परसेंटेज है तो उसे हम एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, सर और अभी एक कुछ भी सॉल्वेंट हो डाइल्यूट सकता है वो। ओके डाइल्यूट और कंसंट्रेशन क्या बोला? सर आपने अभी कुछ बताया था डाइल्यूट तो एसिड होता है कुछ, क्या था वो? बेटा वीडियो रिकॉर्डेड definition लेक्चर बता देखना, दो। बताया तो वही चीज मैंने। सर डेफिनेशन का dilute मतलब की की परसेंट लिख लो, simplicity- डेफिनेशन लिख लो, लिख लो डेफिनेशन लिख सर लो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। डाइल्यूट का मतलब होता है इफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट in the solution is very less और concentrated का मतलब होता है if percentage of solute in the solution is high। ठीक है बेटा, तो डाइल्यूट Yes. और कंसंट्रेशन अलग अलग चीजें हैं, और एंड दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। हम एक दूसरे में कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो डाइल्यूट है वो कंसंट्रेट, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 10 ml डाल देंगे तो वो, अब मान लो किसी ने बोला कि भैया 10 ml वाला क्या है, मान लो किसी ने बोला 10 ml हम डाल रहे हैं HCl, 10 ml HCl डाल रहे हैं वाटर के अंदर H2O के अंदर, तो यहाँ पर H2O लिया गया है, 10 ml HCl है तो 10 ml वाटर है, मान लो कोई ऐसे बोल दिया। अभी इसमें आपको मैं सही बताऊं तो 50-50% कंपोजिशन है, एक बार ध्यान से देखो तो 50% HCl और 50% वाटर है या नहीं? यस सर यस सर। कुछ देर बाद कोई आया और उसने बोला कि भाई देखो HCl तो हमने कितना ले लिया, चलो 20 ml ले लिया, मतलब बढ़ा दिया, लेकिन वाटर की परसेंटेज को यानी कि वाटर का जो परसेंटेज को हमने बढ़ा दिया 200 ml, तो भैया ऑब्वियसली यहां पर कितना हो गया, 10 गुना ज्यादा हो गया या नहीं, मतलब 10% ये है तो ये मतलब 100 में ये 90% तो यही वो कंटेन कर रहा है, टोटल सोल्यूशन ये है, मतलब 10 गुना ज्यादा है ये वाला, और ये वाला कम है, मतलब ये 20 ml है और ये 200 ml है, भले इसकी वैल्यू ज्यादा है लेकिन ये वाटर का परसेंटेज भी तो देखोगे ना। तो डाइल्यूट अगर मैं बोलूं तो डाइल्यूट ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, यक्स डाइल्यूट है या वाई डाइल्यूट है? वाई वाला डाइल्यूट है और एक्स वाला कम डाइल्यूट है, क्योंकि एक्स वाले में तो परसेंटेज 50-50% की है। ये 4 कैसे है? हाँ 4 लिखा है यार, वाई लिखा है 4 यस सर। समझ में आ गया डाइल्यूट कंसंट्रेटेड? यस सर। यस किसी को कोई समस्या डाइल्यूट कंसंट्रेशन में? सर, मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से हम देखेंगे कितना हाँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट concentrated है। दोनों को हम रिलेट करेंगे ना, एक ही पे बात नहीं करते हैं जब भी, और ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, इनमें नहीं कह सकते कि ये वाला डाइल्यूट है वो वाला कंसंट्रेटेड है। हाँ, अगर एक दूसरे में सेम चीजें हैं तो हम बता सकते हैं हाँ ये वाला डाइल्यूट है वो कंसंट्रेटेड है। कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है वो तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट पता चलेगा ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है। अरे परसेंटेज कंपोजिशन तो एटलीस्ट पता हो कि जो 100% सोल्यूशन हमारा बन के आया है उसमें डाइल्यूट का परसेंटेज कितना है, और हमारा जो हमारा सॉल्यूट है उसका परसेंटेज कितना है, और सॉल्वेंट जो है उसका परसेंटेज कितना है। तो वो दोनों चीज पता होंगी तभी तो हम बता पाएंगे कि कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट है। सर जितनी भी सर आपको आपने पता चल पा रहा है ना यहाँ पे कि यार 200 ml है, हमने यहाँ पर 20 ml ले लिया है HCl को, और वाटर को ले लिया हमने 200 ml, और यहाँ पर हमारा 10 ml HCl था लेकिन हमारा 10 ml वाटर भी था। भैया जब 10 ml वाटर में 10 ml HCl मिला है तो ऑब्वियसली उसका जो सोल्यूशन बन के आएगा वो गाढ़ा ही होगा या नहीं होगा? यस सर होगा सर। अरे यार आप एक बाल्टी पानी ले लो, एक बकेट में पानी ले लो और उसमें आप चीनी डाल दो, मान लो 100 ग्राम चीनी डाल दी आपने एक बाल्टी पानी में, और आपने वही 100 ग्राम चीनी डाली, आपने वो 100 ग्राम नहीं बल्कि आप 50 ग्राम ले लो और आप उसको एक ग्लास में डाल दो, तो ऑब्वियसली आपका ग्लास वाला सोल्यूशन जो होगा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड बनेगा। यस सर। सर मतलब दो सॉल्यूशन के बीच देखेंगे ना? नहीं, सॉल्वेंट और सोल्यूट का परसेंटेज देखेंगे यार, बार बार वही बोल रहा हूं मैं। एक ग्लास में अगर आपके पास है और एक यहाँ पर एक ग्लासी वाटर तो था यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, और यहाँ पर एक बकेट वाटर था। अब एक बकेट में अगर आपने 10 स्पून डाला है और यहाँ पे एक ग्लास में 10 यहाँ पर एक ग्लास में आपने 10 स्पून डाला है, तो स्पून 10 ही डाला है मान लो,
लेकिन आपने यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा लिया है और यहाँ पर सॉल्वेंट कम लिया है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा होता है एक बकेट में पानी एक बाल्टी से, तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा है तो ये डाइल्यूट होगा और ये कंसंट्रेटेड होगा। सर मतलब हम कंपैरिजन हम दो सॉल्यूशन में देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन से ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली। सर इसमें जो सॉल्वेंट है वो दोनों में और सॉल्वेंट सेम होना चाहिए क्या, मतलब सर क्या अगर मतलब सर जैसे अगर bottle ग्लास में है ना, में अगर उसने क्या बोला, रुको एक मिनट, क्या क्या बोला, सॉल्वेंट, कैसे वेट सॉल्वेंट क्या निकाल सेम होना चाहिए, क्या बोल रहे थे बेटा, अभी कोई बोल रहा था? तो जैसे हमने वाटर लिया है तो दोनों में कंपैरिजन में वाटर और शुगर ही होना चाहिए, तो क्या सकते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट? वाटर और शुगर ही होनी चाहिए, मतलब वाटर हो, शुगर हो, दोनों में सॉल्ट सेम भी हो चीज जाए। होनी चाहिए, मतलब सर solvent कोई और कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। Yes. अरे अगर और कंपोनेंट होगा तो आप रिलेट कैसे कर पाओगे यार? मान लो अगर शुगर के पास जो भी कंसंट्रेशन होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है, अगर डेंसिटी उसकी वेरिएशन में आगे तो क्या करोगे? अब आप लोहा ले लियो, अब डालने के लिए उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो कैसे करोगे बताओ? तो कम से कम सब्सटेंस तो सेम होना चाहिए ना जो डिसॉल्व कर रहे हो, तभी तो रिलेट कर पाओगे। सर अगर ग्लास में और है ना 5 स्पून डाली तो रिलेट नहीं कर पाएंगे ना सर। नहीं, रिलेट तो कर ही पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली यार बाल्टी में कितना पानी आता है और ग्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसमें आप अगर 3 स्पून भी डाला होता ना और बाल्टी में अगर 10 स्पून डाल दिया होता तब भी कंसंट्रेटेड यही वाला होता। एक बार ध्यान से सोचो तो। हाँ सर। तो यार बाल्टी में ज्यादा पानी रहेगा तो बहुत ज्यादा पानी रहता है यार, 20-25 गुना पानी रहेगा हर हाँ। बाल्टी में। 20-25 ग्लास तो डाल ही लोगे ना पानी कम से कम। हाँ सर डाल लेंगे। ऑब्वियसली और ज्यादा ज्यादा पानी ही। है तो यार फिर क्या मतलब, फिर तो सोचना वही पड़ेगा। तो सर जो एक्विस सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी सॉल्यूट पिक कर सकते हैं? हाँ कोई सॉल्यूट डाल सकते ओके हैं। सर। एनीवन एल्स? सर जो आपने सर प्लाज्मा वाला लेक्चर भेजा था उसके नोट्स बनाने हैं क्या? भाई वो तो तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम बनाना है बना लो, नहीं तो मत बनाओ। कैसा था प्लाज्मा लेक्चर, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। यस सर आ गया था। लेक्चर तो सही था ना? यस सर। यस सर सही था तो वो तो सर। रिकॉर्डिंग, क्या? उसकी रिकॉर्डिंग थी वो तो उधर की। नहीं रिकॉर्डिंग मतलब नहीं हमें थी, लगा था कि उसकी ये लाइव क्लास की। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है यार, वो लाइव क्लास ही तो है वो। हाँ सर वही, हमें लगा तो? था कि वो उसकी थी शायद, मींस पर्सनली रिकॉर्ड की हुई। नहीं पर्सनली रिकॉर्ड नहीं था, वो लाइव क्लास था क्लास 9 का। सर तो बना ले उसके नोट्स। यू क्या यार, अब तुम पे डिपेंड करता है, मैं कैसे कह दूं कि तुम्हें बनाना नहीं बनाना है। जैसे समझो बना लो, बनाना है तो। अगर तुम्हें पढ़ना है फ्यूचर में तो बना लो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि चीजें याद रहनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना है जिंदगी में तो बना लो, नहीं पढ़ना है तो फिर देख लो यार। अब मैं तो बताऊंगा कि बना लो, मैं प्रेशर तो नहीं डालूंगा ना यार किसी के ऊपर। चलो ठीक है। किसी ने बोला था कलर चेंज के बारे में बात करने के लिए। बेटा एक बात बताएं, मान लो कोई कलर अच्छा आपको क्या लगता है, कैसे कलर दिखता होगा? मतलब अगर कोई सब्सटेंस, नहीं कोई अगर सब्सटेंस येलो कलर का है तो कैसे पता चलता होगा कि कैसे उसमें येलो कलर आता है? कभी कोई सोचा है इस बात को? सर रवन इफेक्ट से। दो सब्सटेंस का मिक्सचर। नहीं मिक्सचर तो अलग चीज है, लेकिन कैसे उसमें येलो कलर समझ में आया? विजिबल लाइट की वजह से। वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करने लगा। एग्जैक्टली Yes, sir. व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? सर पुष्कर सर। Okay. पुष्कर सर। एनीवन एल्स कैन टेल अबाउट दैट? क्या लाइट का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? सर क्योंकि वो सर येलो रमन कलर के इफेक्ट से लाइट को होता है ना रिफ्लेक्ट सर। करता है इसलिए। फ्रीक्वेंसीज की लाइट यस येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है हाथ में, जैसे मान लो हमारे पास टमेरिंड है या फिर वो एलू होती है या फिर हमारे पास कोई ब्लैक सब्सटेंस है या कैसा भी सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस की जो हमें लाइट एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी है वो अलग अलग वेवलेंथ पे होती है, वो अलग अलग चीजें होती हैं उसके अंदर। अगर आपने कभी वेवलेंथ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे और आप आगे जानोगे भी। तो अलग अलग चीजें उसमें अलग अलग जब वेवलेंथ आती है, विब्योर वगैरह तो एटलीस्ट सबने पढ़ाई होगा वो। यस सर। यस सर। हाँ तो वो सब अलग अलग वेवलेंथ पे होती हैं। अलग अलग वेवलेंथ पे होने की वजह से हमें कलर जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। जब कलर पे वेवलेंथ अलग अलग आती है, जो भी सब्सटेंस अलग अलग वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है तो वो अलग अलग कलर शो करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, अब एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, और दोनों सब्सटेंस ने रिएक्शन करी और एक कंपाउंड बनाया ए बी। अगर इस ए बी का जो भी अभी कलर है अगर ये चेंज हो गया है,
मतलब इसका ये हुआ कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ होगा और उसने कोई नई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा और फिर जब रिफ्लेक्ट किया होगा हमारी आंखों में तो वो एक नया कलर शो कर रहा होगा। Am I right or not? यस सर। इसका मतलब यही हुआ कि अगर एक किसी इन्हीं दो चीजों ने आपस में रिएक्शन करी होगी जिनके कलर पहले डिफरेंट थे, अभी रिएक्शन होने की वजह से कोई एक कंपाउंड बन गया है और वो कंपाउंड अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है और अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की वजह से ही हमें वो अलग कलर शो कर रहा है। तो डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तभी उसने एक बोलो सर। तो ऐसे हो सकता है क्या कि कलर चेंज हो फिजिकल चेंज में? ऑब्वियसली कभी कभी कलर चेंज के लिए मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सचर भी बनाते हैं, तो कभी आपने देखा होगा रेड को ब्लू में मिलाया वो कुछ दूसरा कलर हो। उसमें क्यों होता है? उसमें तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन मिक्सचर होने की वजह से वो हो जाता है क्योंकि उसमें मिक्सचर डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है उसका, तो उसकी वजह से वो हो जाता है। बाकी फिजिकल चेंज में भी पॉसिबल है कि कलर मतलब सर वो नॉर्मल कंडीशन में फिर से अपने अपने कलर में आ सकते हैं। देखो कलर चेंज ही केवल नहीं है, देखो हर एक क्वेश्चन के साथ या हर एक डिफिनेशन के साथ मैं दो चीजें बता रहा हूँ। एक तो नया सब्सटेंस बन रहा है, परमानेंटली बन जा रहा है, उसके बाद रिवर्ट भी नहीं जा रहा है, तो ये सब सारी कंडीशन लेके चलो ना। मैंने 3 कंडीशन स्टार्ट में बताई केमिकल चेंज के लिए। तो आपका एक कलर चेंज हुआ है वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ भैया हम श्योर है कि नया सब्सटेंस बना है, तो नया सब्सटेंस बना है तो नई चीज तो बनी है, ऑब्वियसली नया कंपाउंड बना है। अब ये तो है ना कि हर जहां जहां केमिकल जहां जहां कलर चेंज होगा वहां समझोगे केमिकल रिएक्शन हुई है। हाँ, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका है ये कि केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना है और उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि एक नया सब्सटेंस हमें पता चल गया था बनाता, फिर हमने चेक किया क्योंकि उसमें कलर चेंज हो गया था तो पता चला कि भाई वेवलेंथ अलग अलग ली होगी क्योंकि कंपाउंड जो बन के आया है उस पे एब्जॉर्प्शन अलग वेवलेंथ पे हुआ होगा, इसीलिए उसने नया कलर बनाया होगा। तो हमने बता दिया हाँ सब्सटेंस इसीलिए नया बना है और अलग कलर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया उसने, तो ये हो गया डिफिनीशन उसका। यस सर। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं थी ना सर? फिजिकल चेंज में तो बेसिकली कलर्स मिक्स हो जाते हैं ना? कलर मिक्स हो जाते हैं, हाँ। कलर जैसे मान लो 2 कलर को मिला करके तीसरा कलर बनाते हैं तो वो मिक्सचर की वजह से होता है। यस सर, यस सर। सर तो कलर चेंज करा जा सकता है ना? ना ए ना बी वाला बिल्कुल अलग कलर होगा ना यार? जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कलर हो रहा है तो मतलब मैं बता रहा हूँ यार, वो आप बार बार उस चीज पे क्यों है डायरेक्ट जा रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि कलर चेंज होना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन है इसलिए कलर चेंज नहीं होगा, हर जगह कलर चेंज नहीं हो जाएगा कि जहां जहां केमिकल रिएक्शन होगा वहां कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हुआ है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ वहां पर केमिकल रिएक्शन है। और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं यार लोग, एक कभी एनर्जी चेंज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, कभी गैस के निकलना गैस निकल रही थी तब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली थी, कभी प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना यार। अब ऐसा तो नहीं कि जहां जहां केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पर एक प्रेसिपिटेट ही बना है, तो वो तो एक डिफिनीशन का तरीका था, मैंने बताया था हाँ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। हमने 4-5 तरीके बताए रिस्पॉन्सिबल होने के, तो इनमें से एक भी होगा तो हम पहचान लेंगे ना ये केमिकल रिएक्शन हुई है। हाँ ऑब्वियसली एक भी हो सर, क्या एक भी हो, इनमें से 2-3 देखने पड़ेंगे ना? हाँ ऑब्वियसली। अब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रैक्टिकली आप बार बार देखोगे, लेकिन हाँ आप अगर लैबोरेटरीज वगैरह में कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर नया कलर बन करके आ रहा है, आप प्रॉपर तरीके से आपने मिलाया 2 चीजों को, उसने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया या फिर उसने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके उसने नया कलर दिया, तो ऑब्वियसली उसमें आपको पता चलेगा अलग अलग चीजों के बारे में। अब मान लो कोई सस्पेंड हो गया, मान लो अगर सस्पेंशन हो चुका है, सस्पेंशन तो पता होगा ना सबको? यस सर। मान लो सस्पेंशन हो चुका है तो मान लो सस्पेंशन होने का मतलब क्या होता है, मान लो प्रेसिपिटेट बना होगा, फर्दर डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, नीचे बैठ गया होगा, तो सस्पेंशन हो चुका है मतलब कि कोई सब्सटेंस नया बनाया है जो प्रेसिपिटेट की तरह से काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सस्पेंड हो जाएगा नीचे की तरफ, तो उसमें इसका मतलब ही हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी, उसने नया सब्सटेंस बनाया होगा। ओके सर। ओके, सो एक प्रेसिपिटेट के बारे में किसी ने पूछा था, तो प्रेसिपिटेट बेटा ये होता है, ये वाला समझ में आया ना कलर चेंज? यस सर आ गया। यस सर। क्या बोल रहे हो? कभी कभी इसको पीपीटी भी बोलते हैं, तो पीपीटी फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसा बन गया जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब अगर 2-4 लोग आपस में रिएक्शन करने की सोच रहे हो और एक दूसरे के साथ, मान लो अगर 4 बिजनेस करने वाले लोग हो, मान लो 10 बिजनेस करने वाले लोग हो, ठीक है, अब एक रूम में या एक किसी कंपनी के अंदर 10 बिजनेस करने वाले लोग आपस में घूम रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कुछ एक ऐसा चीज बनाया जाए जो कभी ब्रेकेबल ना हो, जो कि हमारा एक नया स्टार्टअप बन जाए, नई चीज बन जाए जो कि अच्छे से काम करे और अच्छे से लोगों को
और वो सहायता भी करे। तो अब मतलब कि वो बन जाए एक बार तो टूटे ना, एक स्टेबल चीज बन जाए और उससे हमारा बेनिफिट भी हो। अब पता लगा 2 लोग मिल गए, उन्होंने एक ऐसा बॉन्ड बनाया जो कि फर्दर ब्रेकेबल नहीं है। बाकी 8 लोग भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 ने बनाया तो 2 ने अपने आप को एक तरीके से स्टेबलाइज कर लिया, अपने आप को एक तरीके से अच्छी कंडीशन में पहुंचा लिया। उनकी होने की वजह से हो सकता है कि कंपनी बैक साइड में ना जाए, और अभी उन दोनों ने उस कंपनी को संभाल लिया है। मतलब एक तरीके की बात वही हुई, मान लो 2-3 चीजें आपस में रिएक्ट करने के लिए आई, या फिर 2-3 चीजें आपस में एक साथ ली गई थी, और उनमें से किसी 2 ने क्या किया, आपस में बना लिया एक प्रेसिपिटेट जो कि फर्दर वापस नहीं जा सकता, फर्दर चीज को रिवर्ट नहीं ले जा सकता। तो अभी कंपनी के चलने का मतलब कंपनी को यहां तक पहुंचाना था बस, राइट साइड तक ले, मतलब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक लेके जाना था बस। तो मतलब कि एक तरीके से आपको कुछ भी करके प्रॉफिट दिलवाना था कि आपने रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट की रिएक्शन करवानी है और प्रोडक्ट बनवाना है। अब किसी 2 ने ऐसा कोई कंपाउंड बनाया जो फर्दर डिसॉल्व होने के लिए या फर्दर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो राइट साइड में रिएक्शन को हमेशा कैरिड आउट करवाए। जो भी चीजें नहीं, इधर बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ाते जाओगे और राइट साइड वाली रिएक्शन चलती जाएगी, लेकिन वापस की रिएक्शन चलेगी नहीं, क्योंकि आप अगर वापस की रिएक्शन को सोच रहे हो चलने के लिए तो उसके लिए उसको टूटना जरूरी है और डिसॉल्व होना भी जरूरी है। मान लो एक्वा सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो डिसॉल्व हो करके प्रॉपर तरीके से बैक साइड में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि एक नया कंपाउंड बन चुका है और आपका एक नया सब्सटेंस बन चुका है, और इसने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये केमिकल रिएक्शन है। इज इट राइट और नॉट? यस यस सर। सर इसमें डाउन का साइड भी तो लगाते हैं साइन। क्या? तो डाउन एरो, डाउन एरो कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। डाउन एरो के रिप्रेजेंटेशन से आगे बताऊंगा अभी डाउन एरो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सर प्रेसिपिटेट के बॉन्ड्स को भी ब्रेक नहीं करा जा सकता क्या? क्या सर प्रेसिपिटेट के बॉन्ड्स को अभी ब्रेक नहीं करा जा सकता? वो इनसॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होता। ब्रेक तो करा जा सकता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन एक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसको फर्दर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। डिफिकल्टी कर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो मतलब वो सॉल्यूशन स्टेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली कंपाउंड स्टेबल है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म होना एक बहुत बड़े संकेत है रिएक्शन के, और आपको आगे चल के केमिस्ट्री में पता भी चलेगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म होना एक बहुत बड़ी बात है। कहीं का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मतलब बहुत स्टेबल कंपाउंड बना है। पहले तो मान लो अगर 2 चीजों ने रिएक्शन किया, मान लो तीसरी चीज कोई बन भी गई थोड़े क्षण के लिए, तो ये रिएक्शन तो बहुत बार होती रहती है। ऐसे तो केमिकल रिएक्शन कई बार होती है। मान लो ऊपर जाके हमारा वाटर, आपने देखा होगा एसिड रेन वगैरह बारे में पता ही होगा सबको। तो अब मान लो जैसे नीचे से NO2 गैस उड़ती हैं, ऊपर जाके वाटर का रिएक्शन करती हैं, OHNO3 H2SO4 बनाती हैं, ब्रेक होती रहती हैं। तो ऐसे भी रिएक्शन होती है जो ब्रेक होती रहती है, बनती रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड बन गया जो फर्दर ब्रेकेबल ही नहीं है, तो ये एक अच्छा संकेत है केमिकल रिएक्शन के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी, कि उसने कोई नया कंपाउंड बनाया तो ऐसा जो फिर से वो उसको पीछे की तरफ लेके जाया नहीं सकता। ब्रेकेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रेकेबल का मतलब होता है कि केमिकली उसको अलग नहीं किया जा सकता। केमिकली का मतलब वो रिएक्शन करवा के। ब्रेकेबल का मतलब कभी फिजिकल चेंज से मतलब नहीं होता कि आप फिजिकली किसी को पीट के ब्रेक करोगे। ऑब्वियसली एसिड वगैरह तो फिजिकली आप बात ही नहीं करोगे उसको ब्रेक करने की, हमेशा आप केमिकली बात करोगे ना। आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो सर आपको स्टेट चेंज हो सकती है पीपीटी की? क्या सर स्टेट चेंज हो सकती है? यार स्टेट चेंज होने के लिए भी इसको मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना फिर जरूरी पड़ जाएगा। लगता नहीं कि वैसे ज्यादातर सॉलिड स्टेट में ही होते हैं प्रेसिपिटेट जो होते हैं। सर मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है? ऑब्वियसली सर इन ऑल केसेस की एक्सेप्शन होंगे? कुछ एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा सीधे फॉरवर्ड ही चलती है रिएक्शन। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है राइट साइड में तो वो सीधे फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है। मैं बताया था बहुत अच्छे संकेत है यार प्रेसिपिटेट का बनना। सर अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मतलब शायद सॉलिड होगा सर। हाँ सर प्रेसिपिटेट बनने तो शायद सॉलिड हो सकता है। ज्यादातर कंडीशन में सॉलिड होता है और सर सॉलिड ऐसा भी कोई होता भी है। एक्सेप्शनल नहीं है क्या सर? ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं है? एक्सेप्शन तो नहीं है यार, लेकिन ज्यादातर मैं बता रहा हूँ कि 100% कंडीशन मानो कि सॉलिड ही बनता है। प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड बनेगा? हाँ प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड बनेगा? हाँ। और उनको फिजिकली तोड़ा जा सकता है लेकिन केमिकली वो रिएक्ट नहीं करते। नहीं वापस नहीं जाते फिर से। तो सर फिर वाटर में मिक्स क्यों नहीं कर सकते? तो चले जाएंगे ना वापस। यू कैन राइट द क्या सर अगर बहुत मुश्किल से तो फिर चले जाएंगे ना, मतलब कि कैसे? बेटा डिसॉल्व नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में, फिर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होते हैं। यस सर। लेकिन डिसॉल्व करना तो बस फिजिकली यार ब्रेक करना उनका पड़ेगा। चेंज है जो डिसॉल्व होते थे। मतलब यार लिख लो पहली बार तो डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूँ।
प्रेसिपिटेट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, मैं बोलूं या फिर लिखाऊं सामने? सर लिख दीजिए आप। लिख लीजिए। ज्यादातर एक्वा सोल्यूशन में होते हैं, कंडीशंस एक्वा सोल्यूशन की होती है। अब इन द एक्वा सोल्यूशन लिखो डेफिनेशन। इन एक्वा सोल्यूशन PPT is या formation of precipitation या precipitate formation of precipitate is the process of transforming a dissolved substance into an insoluble solid form from a supersaturated solution. प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड या फिर जो भी हमारा सॉलिड बनता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। जो हमारा सॉलिड स्टेट में बना है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसलिए लिया है क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप अगर इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी लेके जाओगे, मैक्स टू मैक्स हीट भी दे दोगे, तब भी ये डिसॉल्व नहीं होगा और अपनी कंडीशन को एज इट इज मेंटेन रखेगा। In the aqueous solution, formation of precipitate is the process of transforming a dissolved substance into an insoluble solid from a supersaturated solution. अगर saturated solution supersaturated बन चुका है तो उस समय एक ऐसा सब्सटेंस था जो डिसॉल्व था और उससे एक ऐसा सब्सटेंस बन चुका है जो कि सॉलिड स्टेट में है और अभी उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, बस उसको एज इट इज सॉलिड फॉर्म में रखा जा सकता है और वो एज इट इज सस्पेंड हो जाएगा या फिर पूरे एक्वा सॉल्यूशन में घूमता रहेगा इधर उधर, मतलब वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। इससे बढ़िया केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है यार कि एक एक्वा सॉल्यूशन में कोई आपने दो कंपाउंड लिए थे या दो अलग अलग सब्सटेंस लिए थे, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी और कुछ ऐसा कंपाउंड बना दिया जिसको फिर से एक्वा सॉल्यूशन में घोला नहीं जा पाया, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा। आप सोचो एक बार कि दो चीजें आपस में XY मिक्स हुई और उसने XY बनाया, कोई एक कंपाउंड बनाया और वो X मान लो X और Y मिक्स हुए और एक कंपाउंड बनाया XY और दोनों कंपाउंड ने ऐसी आइडेंटिटी रखी कि फर्दर वो डिसॉल्व ही नहीं हुए, एज इट इज वो मेंटेन रहे, तो क्या एक अच्छी कंडीशन नहीं है ये? यस सर अच्छी है ना, तो मतलब दोनों सेम रहे, दोनों सेम रहेगा मतलब यार, मतलब हमेशा एज इट इज मेंटेन रखे अपनी आइडेंटिटी। अरे यार आपके अंदर अगर मैं कोई अभी पढ़ाऊं, आज को पढ़ाऊं और मैं आज जो नॉलेज दे रहा हूं वो नॉलेज आप ले रहे हो और शाम तक ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके अंदर से वो नॉलेज अलग ही ना की जा पाए, वो नॉलेज आप में मेंटेन रहे, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक अच्छी बात है। मैं तो दे ही रहा हूँ ना, रिएक्शन होती क्यों है? प्रोडक्ट बनाने के लिए ना, तो मैं आपको नॉलेज क्यों दे रहा हूँ? आपको आए ना चीजें। अब अगर आपको आ जाए ऐसे कि वो आपको आपके दिमाग से कभी निकले ही ना, तो दिस इज द गुड कंडीशन ना। तो रिएक्शन भी तो इसीलिए हो रही थी कि कोई प्रोडक्ट ऐसा बन जाए जो बना ही रहे। यस सर। ठीक है सर, अभी आपने बोला था कि हम प्रेसिपिटेट को फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? अरे फिजिकल प्रोसेस से मान लो तोड़ दिया, मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस बन गया, उसको आपने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो टूट तो जाएगा ही, लेकिन केमिकली उसको चेंज नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता। केमिकल चेंज का मतलब होता है बेटा बॉन्ड को ब्रेक करना, और फिजिकल चेंज आपको क्या लगता है? अच्छा एक बात बताओ, कोई बताएगा? बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगी। नहीं, बॉन्ड को डिसॉल्व करके ब्रेक नहीं कर सकता। बाकी तो चीजें हो सकती हैं कि अब मान लो अगर कोई और कंडीशन केमिकल डालो तो मान लो वो ब्रेक हो भी जाए, लेकिन उसको डिसॉल्व करके ब्रेक नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपने सोडियम यहाँ पर मान लो आयरन मेटल लिया, आप बताओ आपने इसको थोड़ी देर बाद तोड़ दिया और ये इसके 3 टुकड़े हो गए,
फिर से तोड़ दिया, और अभी इसके 6 पार्ट हो गए। चलो ये तो एक मेटल है, मान लो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक किया और ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, फर्दर ब्रेक किया, अब ये 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब क्या कोई बता सकता है कि मान लो ये ए है या ये बी है, ये सी है, डी है, ये ई है या ये एफ है, ए बी सी डी, इनका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाले का फॉर्मूला जो मान लो ये पैरेंट तो भैया फिजिकली अगर उसको हमने ब्रेक कर भी दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो फिजिकली आप उसको ब्रेक करोगे तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट जाएंगे, उसके बॉन्ड भी सिमिलर रहेंगे, सर उसकी जितनी कंपाउंड ऐसा ही रहेगा। आप ऐसा होता तो पता लगता है रिएक्ट नहीं करा इसलिए। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो पता लगता है कि आपने पानी भरा ग्लास में, अभी ग्लास में आपके पास बकेट में पानी था या टंकी में घर में पानी था, आपने निकाला ग्लास का पानी अलग किया, पता लगा ग्लास वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, आपने उसको और थोड़ा अलग कन्वर्ट किया, आपने अंदर मान लो आप पी रहे हो पानी पीते ही वो दूसरे में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ऐसा नहीं कि वो केमिकली कभी चेंज होता है, फिजिकली आप उसको भले ही अलग कर दो, मान लो एक बकेट पानी से आपने एक बाल्टी पानी को निकाल लिया, मतलब आपने उसको फिजिकली अपने भाइयों से या दोस्तों से अपने बॉन्डिंग से अलग किया ही था, लेकिन आपने फिजिकली केवल चेंज किया था, बस आप फिजिकली भी चेंज नहीं कर पा रहे उसको एक्चुअली, बस केवल उसके अमाउंट को आप कैलकुलेट करके हटा रहे हो बस, और उससे आपका केमिकल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इसमें भी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने इसको ब्रेक किया, 2 पार्ट में तोड़ा, फिर 5 पार्ट में तोड़ा, फिर चाहे इसको हजारों पार्ट में तोड़ दो, कितने भी टूट जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला एज इट इज कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा सर, और प्रॉपर्टी हमेशा एज इट इज मेंटेन रहेगी, राइट? और जो प्रेसिपिटेट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्या? हाँ ऑब्वियसली, यस ओके ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। सर आप एक बार सर, बता सकते केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड नहीं टूटते। केमिकल रिएक्शन में सर एक बार सर ऊपर की डेफिनेशन दिखा दीजिएगा सर केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ही तो टूटता है, तभी तो बनता है केमिकल रिएक्शन यार, तभी तो होती है। सर आप एक बार बता सकते हैं कि सर जब 2 गैसेस रिएक्ट करती हैं तो लिक्विड या फिर गैस मतलब स्टेट चेंज कैसे हो जाता है? स्टेट चेंज उनके बॉन्ड के फॉर्मेशन से होती है। अब स्टेट चेंज का मतलब कि अब वो टेम्परेचर का कंडीशन है यार, टेम्परेचर कंडीशन की वजह से हो जाती है, या फिर उसकी जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन है वो पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब गैस सॉलिड से गैस में जाने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर है, उसके जो एटम्स है वो जो भी एटम है उसके पास वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर है, और जो मान लो अगर गैसेस में है तो उसके पास दूर है, सॉलिड में है तो पास होते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर रिएक्शन कर रही है तो वो किसी टेम्परेचर पे गया होगा, इस वजह से रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड। अब उसके पास ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना रहे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बहुत मजबूत होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि आपस में एक ही मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन होगा नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसीलिए वो अपने पार्टिकल को इधर उधर भागने नहीं देता। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में बता रहा हूँ क्यों वो बनाता है, एक बार वाटर का तो बता ही देता हूँ। इसको लिख लिया अभी आपने? यस सर, यस। अब जैसे वाटर है, वाटर में क्या है बेटा, अगर आपने कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ी हो तो जान लो, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लेना। मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनमें क्या है, आपस में बॉन्ड्स बन जाते हैं। जो इसके मेटल्स, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पता ही होगी ना? यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनफैक्ट फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन वाला ही तो होता है यार, इतना तो सबको पता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे राइट में होती थी, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती थी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी, ऑक्सीजन की उससे कम थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को या इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो इनमें आपस में बॉन्ड बन जाता है। जब आपस में बॉन्ड बन जाता है भैया, एक ग्लास वाटर है तो क्या लगता है आपको कि उसमें एक H2O है बस? अरे करोड़ों यार, 10 10 to the power 15 के आसपास, 10 to the power 20 के आसपास होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप थोड़ा सा भी ले लो ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम तो बहुत ज्यादा होते हैं यार। तो अब ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो उनके पास आपस में अट्रैक्शन होगा। अब ये मॉलिक्यूल जितना दूर रहेंगे वही स्टेट डिसाइड करेगी। अगर वाटर मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन नहीं होता तो थोड़ा दूर रहते तो इसमें गैसेस टाइप के, मान लो गैसेस टाइप का फॉर्मेशन करते, लेकिन ये मॉलिक्यूल पास हैं और एक दूसरे में मेंटेन कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी को, और एक साथ अटैक एक दूसरे पे अटैच्ड भी हैं। इस वजह से ये जो कंडीशन है इसकी लिक्विड स्टेट कंडीशन में। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि उसको एकदम खींच के रख दे, नहीं तो ये लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता था।
तो ऑब्वियसली स्टेट चेंज होता है वो बॉन्डिंग टाइप पे डिपेंड करता है, या जो मॉलिक्यूल है उन कितने कितने उसके स्पेस है। अब यही तो डिफरेंस होता है यार लिक्विड और गैस में, कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर होते हैं और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं पास पास होते हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इधर-उधर भाग रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होती है सब बताया लास्ट क्लास में, क्योंकि उसकी आपने थर्मल एनर्जी देकर के आपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो इधर-उधर पार्टिकल भागने लग जाते हैं, और जब भागने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली वो मूव करते हैं यार इधर-उधर, गैस स्टेट में हो जाते हैं। गैस से लिक्विड में इससे डिफरेंस नहीं कुछ होता। हाँ बोलो सर दो H2O के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होते हैं ये बॉन्डेड आपस में। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आएगा, पार्शियल बॉन्डिंग बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, आपस में बॉन्डेड रहते हैं और बॉन्ड के साथ ये रहते हैं। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल यार इतना पास पास होता है और वो एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी हाई इसीलिए होता है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर जाता है तो इसका रीजन भी यही, क्योंकि बॉन्ड इसके बहुत मजबूत होते हैं। जो आपस में पार्टिकल, मान लो ये एक्स पार्टिकल है, ये वाई है और ये जेड है, तो क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड आपस में बॉन्ड बनाए रखते हैं, आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसीलिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 तक जाता है। जिसमें आपस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अच्छी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना? इवेपोरेट होंगे तब इनके बॉन्ड। बेटा बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब बॉन्ड, मान लो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब अगर मान लो सॉलिड है तो सॉलिड के पास इसके पार्टिकुलर इसके जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी इसके पास चाहे एलिमेंट है, चाहे जो भी है, जो सब्सटेंस के पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब पास पास होने की वजह से उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। तो जब आप ब्रेक करते हो तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर गैस में कन्वर्ट होता है, और फिर जाके ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर जाके उड़ने की कोशिश करता है गैस में कन्वर्ट होने के लिए। लिक्विड क्या करता है, डायरेक्टली गैस में जाता है, और गैस का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ ज्यादा होगा उसका, तो ऑब्वियसली छोटा का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसको, गैस में तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं करेंगे गैस में। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट गैस सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट से इसीलिए कम होता है क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, राइट? यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट तो बताया गया होगा ना पीरियोडिक टेबल के अंदर? नो सर, बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, बॉन्डिंग का नहीं पढ़ा है अभी सर अभी केवल रेडियस पढ़ा है। यस सर। Try to see it once. Just tell me one thing. ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। फ्लोरीन के पास जो बॉन्ड बनेगा, मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है HF, ये बना रहा है HCl, ये बना रहा है HBr और ये बना रहा है HI। एक बात बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा? कैन एनीवन टेल? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रहे हो सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड मजबूत होगा और ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा। अगर आप HCl और HF को अलग अलग कंटेनर में रख दो और आप इसको बॉईल करने की कोशिश करो, देखो नीचे वाले की बात मत करना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जिसका भार ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसको गैस में कन्वर्ट करना इजी नहीं होगा। अगर भार ज्यादा है, तो अगर कोई चीज छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइडेड है तो ऑब्वियसली उसको जल्दी से हीट करके उड़ाना आसान है, लेकिन अगर कोई बड़े पार्टिकल में है या उसका वेट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर वेट को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF और HCl के बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करने की कोशिश करूं तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड का ब्रेक होना आसान नहीं होता, क्योंकि HF के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपस में पकड़ के रखता है, और इनफैक्ट इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो इसीलिए इसको जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी तेज होती है इसके अंदर HF के पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ साथ अपनी HF की बॉन्डिंग, क्योंकि इसके खुद के बॉन्ड नहीं टूटते, साथ साथ बगल वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तेज होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके पास बगल वाले एलिमेंट से बॉन्ड बनाना आसान होगा, उसको अट्रैक्ट करके रखना आसान होगा। इसलिए इसके पास क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसके पास ऑलरेडी HF के पास जो बॉन्ड होते हैं वो काफी ज्यादा, अगर एक एक मॉलिक्यूल ले लूं तो ऑब्वियसली HF के मॉलिक्यूल बहुत, एक मॉलिक्यूल अगर लेके उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर चेक किया जाता तो HF के पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता और HCl के पास कम होता। अगर हम ज्यादा भी ले रहे हैं तब भी हम इसको रिलेट करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्लस इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और HCl का कम होता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं?
यस सर आ गई। यस सर। सर ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है और बॉइलिंग पॉइंट पे कई चीजें हैं यार, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, उसमें इम्प्योरिटी डाल दी तो वो भी एक फैक्टर डालती है, इफेक्ट करती है उसको, इम्प्योरिटी डाल दी तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ऐसा तो आपने पढ़ा होगा, मैटर इज इन अराउंड अस इज प्योर। ये सही से पढ़ा है सर। हाँ सर 9th में। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैंने लेक्चर 9 का डाला हुआ है, अगर किसी को कोई लेक्चर में प्रॉब्लम है तो देख लेना एक बार, कोई बहुत ज्यादा फ्री है इस वक्त, कोई बात नहीं। अभी समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं? कैन आई लीव द क्लास? सर। यस सर समझ में आ गया। कैन आई लीव? सर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ मिक्स होता है वाटर बनाने के लिए, तो उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है कि रिलीज होती है, या फिर कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है? जब H2O बनता है तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होती है? वैसे इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देके रिएक्ट किया गया होगा, लेकिन अगर गैस से लिक्विड में जा रही है तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी, गैस की एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, तो एनर्जी इसमें रिलीज लॉस लॉस होनी चाहिए। ओके सर। कैन आई लीव? सर क्या आप बना के Yes, sir. दिखा सकते हो हमें? क्या बना के दिखाना? H2O। पूरी बना पाते हो तुम? यस सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सर हमने जो पांच चीजें पढ़ी, जिससे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हुई है, तो उसमें से सर हमको सर एक ही चीज देखने को मिली किसी रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नहीं सर ये गलत है, नहीं ये नहीं क्या गलत है? सर, प्रैक्टिकली ये है, यहाँ पे लिख के क्या बोल रहे हो? क्या क्या क्या? प्रैक्टिकली क्या? H2O मैम सर आई थिंक वो बना के दिखा। बैलेंसिंग की बात कर रहा है। नहीं प्रैक्टिकली सर वो H2O बोला बना के प्रैक्टिकली दिखा। बनाने के लिए बोल रहा है सर हाँ, वाटर। अच्छा, प्रैक्टिकली बनाने के लिए बोलो कि बना सकते हैं कि नहीं? तो नहीं obviously बना सकते हैं, नहीं वो तो बना देंगे, आप बना के दिखाओगे कैसे? क्या बना के दिखाएं? अब सर H2O मतलब रिएक्शन करके दिखाना है या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना है? हाँ प्रैक्टिकल करके सर वो दिखाओ। पानी बनाने को बोल रहा है। बना वो असली में बनाने को कह रहा है, हाइड्रोजन हाँ। और ऑक्सीजन से। यार मैं तो नहीं बना सकता यार, देख लेना तुम यार अपना। हाँ सर हम देख लेंगे। ठीक है सर अगर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तब नहीं बनेगा H2? बन जाना चाहिए, बन जाएगा वैसे। सर ओके सर। जो फॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर केमिकल चेंज हो सकता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर नहीं, केमिकल चेंज तो नहीं होता है, वो उसमें रिएक्शन तो नहीं होती है। सर मुझे डीपीक्यू से डाउट। हाँ बोलो। यस मुझे भी है। बोलो। सर फोर्थ क्वेश्चन बता दी सर, उसको भी डाउट बता दीजिए, फिर मेरा बता दीजिए। सर कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो रिएक्शन को, अगर आपके घर में अब अगर मान लो आपके घर में पापा मम्मा दोनों हैं और आप मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, या फिर मान लो अगर आप कहीं भी कुछ गड़बड़ करने वाले हो और आपके पापा आपको थप्पड़ मार देते हैं, इंक्रीज करना। हाँ गलत कह रहा हूँ, अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो सुन लो। अगर मान लो आपके घर में आपके पापा मम्मा दोनों हैं और आपके पापा कोई चीज के लिए मना कर रहे हैं और आपको मान लो थप्पड़ मार दिया, मम्मा पहुंची उन्होंने भी एक थप्पड़ मार दिया, उन्होंने अगर सपोर्ट कर दिया कि यार मार दो, एक कंटाप और मार दो, तो एक कंटाप और मार दिया आपने, तो इट मींस कि उन्होंने मतलब किया वही चीज है, लेकिन अभी भी अब करना वही चाहते थे, वो मतलब रिएक्शन ही करना चाहते थे, आपको थप्पड़ मारना ही चाहते थे, लेकिन मम्मा आई उन्होंने भी बोला कि एक थप्पड़ और मार दो, क्योंकि हमारी तरफ से ही मार दो, तो उन्होंने मार दिया, तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किया है उन्होंने। तो जब कोई सपोर्ट करने लग जाए ना किसी चीज को लिए, तो अगर केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चीज ऐसी आ जाए जो केमिकल रिएक्शन को जाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को हैपन होने के लिए अगर वो सपोर्ट करने लग जाए, हाँ हमने डाली, हमने कुछ उसको सपोर्ट किया। हाँ, अगर कोई चीज कोई अगर सब्सटेंस ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करने लग जाए, तो वो कहलाता है कैटलिस्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए फास्ट कर दे, हाँ फास्ट कर दे, या फिर उसको फेवर कंडीशन, मान लो अगर वो दो चीजें मिक्स नहीं भी हो रही थी और कोई चीज ऐसी आई जो रिएक्शन, जैसे मान लो कि N2 की रिएक्शन 3H2 के साथ होती है, मान लो N2 होता है, N2 की रिएक्शन होती है 3H2 हाइड्रोजन के साथ, और जब इसकी रिएक्शन होती है तो बनता है अमोनिया, ठीक है, NH3। और जब ये रिएक्शन सीधी चल रही होती है ना, बिना ऐसे मान लो 400 डिग्री सेंटीग्रेड को रिएक्शन को लिया, तो सिंपल रिएक्शन तो नहीं चलती, लेकिन जैसे ही इस पे हम कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं Fe, आयरन और मोलिब्डेनम, जैसे इन दोनों चीजों को डालते हैं ना, ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है। तो रिएक्शन का तेज होना मतलब कैटलिस्ट का Fe क्या होता है? सर एंजाइम्स और मतलब Fe नहीं पता तुमको क्या होता है?
आयरन आयरन होता है सर। आयरन उसे आयरन होता है। और डीपीक्यू का 4th क्वेश्चन सर बता एक डाउट था। यस सर 4th क्वेश्चन। सर वो ट्रू होना चाहिए ना। रुको यार रुको, सर फॉल्स। कौन सी डीपी है यार? सर एंजाइम्स भी कैटालिस्ट होते हैं। रुको यार, डीपीपी कब भेजी थी आपको? सर जुलाई 10। वेट, बेटा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और वाटर बनाया, यही रिएक्शन है। और अभी हम उसमें बोल रहे हैं कि नाउ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट कैन अगेन ब्रेक इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भैया इतनी जल्दी नहीं हो सकता, फिर उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोवाइड करके तभी हम कर सकते हैं। इतना सर आसान लेकिन नहीं कि अबव 1000 डिग्री तो हो जाएगा। सर वैसे हीट से ब्रेक हो जाएगा। पर सर हो तो सकता है ना सर। सर मतलब इसी को कि ऐसा डिस्कस हो करने के लिए, सकता अरे है। यार इसी करने टर्म को को हो जाएगा। इसी टर्म को डिस्कस करने के लिए ही दिया था, इसी टर्म को डिस्कस करने के लिए ही दिया था कि अगर मान लो हम उसको तुरंत ही हीट करने का मतलब कि अगर फिर से हम हीट कर दें तुरंत ही तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन लेके बोल रहा हूँ यार। अब मान लो मॉल्टन कंडीशन में लेके जाओगे या फिर उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो फिर ऑब्वियसली वो टूटेगा ही। 100,000 के ऊपर लेके जाओगे वो 1000 डिग्री अभी तो सेंटीग्रेड सर पे तो वो, नॉर्मली बात कर रहे हैं सर। हाँ पहली बात तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वेपराइज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें करोगे उसको मॉल्टन स्टेट में लेके जाओगे, बहुत सारी कंडीशन में फॉलो करोगे। मैं तो नॉर्मल स्टेट में बोल रहा हूँ कि अगर क्या मैं तुरंत टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्वेश्चन तो समझो कि मैं तुरंत टेम्परेचर खुद को बढ़ा दूं फिर से, तो क्या वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा क्या? उसको ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या टेम्परेचर बढ़ा के तुरंत हम रिएक्शन को बैकवर्ड ला सकते हैं क्या? मतलब एक चीज बन गई है तो नहीं ला सकते हैं ऑब्वियसली, इसलिए मैं उसको बोला था। फॉल्स ही था सर इसका आंसर। फॉल्स ज्यादा आंसर, वैसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा आपसे ऐसा कि आपको बना सकते हैं। मैं तो वो समझने के लिए बोला कि मैंने टर्म कहीं यूज किया था आपके लेक्चर के अंदर। पर अगर बहुत ही हीट बढ़ाते तो हो सकता ना। नहीं वो मॉल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोवाइड करते हैं तब वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि कंडीशन। हीट से ब्रेक नहीं हो सकता कभी भी। हाँ हीट से ब्रेक नहीं हो सकता कभी भी। नहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाने पे ही होता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बहुत टेम्परेचर देते हैं। ओके सर। सर 6th वाले क्वेश्चन एक का बार बता आंसर दीजिए। क्या है? क्या 6 क्वेश्चन? यस सर क्वेश्चन आंसर बता दीजिए इसका। on maximum heat given and maximum solubility occur. Now this is अरे यार this is solution, this is सर condition चेन्नई of होगा ना? सुपर सैचुरेटेड। super saturated। यस सर सुपर क्या है? नाइन्थ का है properties of product and reactant will be different। डिफरेंट सर इसमें रिएक्ट लिखा है बस। किसमें रिएक्ट? तो रिएक्टेंट ही होगा सर रिएक्टेंट होगा ना सर 9th। अरे रिएक्टेंट होगा, वो गलती हो गई होगी प्रिंटिंग मिस्टेक में। सर हाँ हाँ बोलो। पर जो आपने सर आज के लेक्चर में सर 4-5 चीजें बताई थी, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, तो उसमें से सर कितनी चीजें नेसेसरी होनी चाहिए जिससे हम केमिकल वो रिएक्शन हुई है उसका कोई पता भी लगा एक कोई भी एक बता देगी आपको केमिकल रिएक्शन के लिए। और ये तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये तो नॉर्मल एक रिएक्शन करने का मतलब कुछ ही आपके सिलेबस में है, और भी हो सकती हैं आपको। मतलब ये तो चीजें जो आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं कि इतनी चीजें जरूरी हैं होना, हर किसी का जरूरी होना, मतलब हो और भी चीजें सकती हैं। और उसके साथ साथ जिसमें से कोई भी एक हो गया तो आपको बता देगा एटलीस्ट। अरे यार ये तो पहचानने का तरीका है ना यार कि हाँ मैंने बताया कि कुछ कंडीशन ऐसी बता दी जिनसे आप पहचान सकते हो कि हाँ रिएक्शन हुई है। या फिर आपको बता देगी अगर मान लो गैस निकलती हुई राइट साइड में, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपको दिया गया, देखो मतलब क्वेश्चन है कि which of the following will show a chemical reaction, okay? इतना समझ में आया? which of the following will show a chemical reaction। मान लो A plus B बना है और इसने A plus B रिएक्शन किया, इसने C plus D दिया है, ठीक है? यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। सेकेंड में है A plus B, यहां पर लिक्विड है, यहां पर लिक्विड है, और यहां पर C plus D, यहां पर एक सॉलिड बना है और यहां पर सॉलिड बना है, ठीक है? फिर एक रिएक्शन लिखी है A plus B, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब A plus B बना है, राइट साइड में C दिया है प्लस D दिया है, ठीक है? अब यहां पर एक चीज नीचे की तरफ दिखाई गई है ऐसे डाउनवर्ड एरो के साथ। फिर एक रिएक्शन है A plus B, उसने दिया है C और प्लस D दिया है, एक अपवर्ड एरो दिखाई गई है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर जस्ट शोइंग ए केमिकल रिएक्शन,
आप क्या बताओगे? दिस इज द फर्स्ट वन, थर्ड वाला सेकंड वन, थर्ड वन, सर सेकंड, सारी सर सारी थर्ड वन, फर्स्ट नहीं सर है सारी तो बता रही है सर, सी और डी। एक्सेप्ट सी। सारी। आप सी के बारे में नहीं कह सकते हो कि सी और डी एक चीज बनी है, लेकिन एक बात और है, सी और डी में नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो आपको ये संकट में डाल देगा कि नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हुआ है तो ऑब्वियसली कोई रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये रिवर्स भी जा रही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर हम सो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ए प्लस बी ने रिएक्शन करी है और ए प्लस बी बनाया है, तो यहाँ पर आइडेंटिकल चीजें हैं राइट साइड में। अगर मान लो बी की कोई सॉलिड स्टेट में चला जाए या कुछ कंडीशन चेंज हो, एक बार हम सोच सकते हैं, लेकिन ए बी अगर एज इट इज रह गया है तो यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, एज इट इज मेंटेन्ड है। ये वाली जो रिएक्शन है सेकंड वाली, ये बता रही है कि राइट साइड में फर्स्ट वाली रिएक्शन, यस सर, स्टेट चेंज हो गई। फर्स्ट वाली रिएक्शन में कैन नॉट से हम बोल सकते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। पहली रिएक्शन में बोल सकते हैं कि मिक्सचर भी तो हो सकता है। हाँ सर डीपी भेजोगे? अरे रुको यार एक मिनट, एक बार सुनो, पूरी बात तो सुनो। पहली वाले के बारे में हम पूरा कह नहीं सकते कैन नॉट से। दूसरे वाले के बारे में सॉलिड बन रहा है राइट साइड में, ऑब्वियसली अगर सॉलिड बन रहा है और नया सब्सटेंस बन रहा है तो हो सकता है कि बहुत सारा चांसेस है, 99% चांसेस है कि एक राइट साइड में प्रोडक्ट बना हुआ होगा, क्योंकि इसने अपने स्टेट को चेंज किया है। तीसरी रिएक्शन में क्या है, राइट साइड में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर देखो। चौथी रिएक्शन में क्या हुआ है, राइट साइड में एक गैस निकली हुई है, यहाँ पर देखो, ये गैस निकलने को डिनोट करती है। और पांचवी रिएक्शन एज इट इज मेंटेन है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो आपको समझ में आया, ऐसे इसको पहचानते हैं। ये सब तरीके हैं इनको रिएक्शन को जानने का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगी। हाँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। सर ये जो आपने आंसर बताया ए प्लस बी को अगर अपन बनाएंगे तो ए प्लस बी बनेगा, तो सर ये रिएक्टिविटी सीरीज से तो सर ये पॉसिबल है, कोई चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा? सर फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में क्या क्या पॉसिबल है रिएक्टिविटी सीरीज से? सर कि कोई चेंज ना हो रिएक्शन में। करो Zn plus H2SO4। नहीं सर रिएक्टिविटी सीरीज से बोल रहा हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज दिखा रहा हूँ यार। अरे यार ए बी रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली सी प्लस डी बनना चाहिए ना, अगर कंपाउंड तो चेंज हुआ ही है। नहीं सर बट अगर आयरन सल्फेट अगर सर क्लोरीन के साथ करेगा या कॉपर के साथ करेगा तो सर नहीं बनेगा, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। वो यार अलग कंडीशन है, बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा के जाऊंगा अगर केमिकल रिएक्शन में घुसाऊं। सर बट इससे तो ये पॉसिबल है कि कोई चेंज ना होते हुए भी रिएक्शन बन जाए। ये FeSO4 रिएक्शन किससे करी है? Cu से। यस सर इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सर आयरन रिएक्शन ही नहीं होती है, ये तो रिएक्शन ही नहीं, रिएक्शन नहीं होती। चलो मान लो CuSO4 की हो जाएगी, CuSO4 की हो जाएगी, चलो मान लो, और मान लो Fe के साथ रिएक्शन करिए, तो वही तुम्हें बता रहा था कि और भी कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का एक अलग कॉन्सेप्ट लगा है जिसमें ये बताया गया है कि अपर एलिमेंट जो होता है या अपर मेटल जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो जो डाउनवर्ड पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, तो ऑब्वियसली कंडीशन चेंज हुई है ना। मैंने बोला कि 4-5 कंडीशन जो मैंने बताई वो आइडियल कंडीशंस हैं, लेकिन ये नहीं कि हर जगह पूरी केमिस्ट्री में यही सोचते रह जाओ कि कहाँ गैस निकल रही है, कहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। हर जगह नहीं मिलेगा ना, मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सा रूल वहां पे लग रहा है पर्टिकुलर, वो तो याद करने का तरीका था, कुछ जानने का तरीका था। मैंने बताया नहीं ये बात यार। हेलो अरे वो तो बोला यार कि हर बार वो चीजें नहीं फॉलो होती कि चलो वो 5 की 5 चीजें आएंगी तभी आप बोलोगे एक रिएक्शन है। अब यहाँ पर कोई नया कंडीशन लगाया कि यहाँ पर Fe है, Fe ने रिएक्शन करी है, तो नीचे वाला जो मेटल है वो उसके सॉल्ट इसमें से उसको डिस्प्लेस किया है, तो ऑब्वियसली नई कंडीशंस यूज होंगी। सर जो लास्ट इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन है? कौन सी वाली? A plus B gives A plus B। सर Fe plus CuSO4। Obviously it's a chemical reaction। ओके सर। इससे पहले वाली क्या? इससे पहले वाली क्यों नहीं है? किससे पहले? ये वाली FeSO4 plus Cu। ये वाली ना? हाँ सर। अरे यार FeSO4 plus Cu इसलिए नहीं क्योंकि Cu जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है। I'll tell you इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टेंशन मत लो, चिंता की बात नहीं है। मैं केमिकल रिएक्शन में घुसा हूं तो पूरी केमिकल रिएक्शन समझा के निकलूंगा, टेंशन मत लेना, तो आ जाएगा सब कुछ। तो यू कैन लीव द क्लास नाउ। सर एवोल्यूशन ऑफ गैस बता दीजिए एक बार। सर एक डाउट है सर एवोल्यूशन ऑफ, सर बस थोड़ा सा बता दीजिए एवोल्यूशन ऑफ गैस का। यू कैन कॉल मी यार प्लीज,
सर बस एक चीज पूछनी है क्लाइंट। हाँ बोलो। सर जो प्रॉपर्टीज होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसमें से एक दो प्रॉपर्टीज तो सेम हो सकती है ना? हाँ, लेकिन जनरली जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब ए और बी दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट से करते हैं। सर क्वेश्चन प्रॉपर्टी का मतलब अगर ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, अगर मान लो दोनों की स्टेट सेम हो गई तो क्या ये प्रॉपर्टी है? मान लो अगर दोनों लिक्विड ही बने हैं, ए भी लिक्विड था और उसने रिएक्शन करी, बी भी बनाया उसके लिक्विड बना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली चेंज होती है। ओके सर। सर हम हमेशा तीन चीजें मतलब चार चीजें तो देखेंगे कि नया सब्सटेंस बन रहा है, परमानेंट है और मतलब इरिवर्सिबल है और कोई ये पांचों में से कुछ लग रहा है, ये चार चीजें देखेंगे ना कुछ। हाँ उसके बाद जो भी बताऊंगा मैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दूंगा, ऐसे आपको नई चीजें पता चल जाएगी। अब यार एक ही चैप्टर में सब जाना चाहते हो पूरी केमिस्ट्री यार? नहीं सर, आज आपने जो प्रॉपर्टीज बताई उनके अलावा कोई और भी हो सकती है ना? अरे आज ही बताया नई एक प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी तो थी ना, ये वाली तो थी ही एक अलग से। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह नई नई प्रॉपर्टी मिलेगी, कहीं इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, कहीं ट्रांसफर होगा, कहीं रेजोनेंस होगा, तो जगह जगह अलग अलग प्रॉपर्टी होगी यार, तो फिर तो होगा ही। सर अगला क्वेश्चन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मतलब जो एटम्स हमारे रिएक्शन साइड में होते हैं उनमें से नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, मतलब और कोई एटम नहीं आ सकता उसमें? नहीं कैसे अलग से आ जाएगा यार? तो मतलब पूछ रही नहीं आ सकता है? नहीं। ओके सो यू कैन लीव द क्लास प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है सर? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।